गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुनील कुमार, लक्ष्य के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग जो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में लेक्चर में स्टडी कर रहे थे वो था मेरा स्ट्रेस, और स्ट्रेस के बारे में मैंने पूरा आपको ब्रीफ डिटेल बताया डायग्राम के साथ। स्ट्रेस का क्या क्या यूनिट होता है, कैसे हम लोग उसको समझ सकते हैं, डायग्राम के साथ मैंने उसको क्लियर किया था। आज जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो लेक्चर नंबर 10 है। ठीक है, ये आपका लेक्चर नंबर 10 में हम लोग जो बात करेंगे स्ट्रेस के टाइप के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेस के कितने तरह के टाइप होते हैं और कैसे कैसे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, किस किस बेसिस पे हम लोग इसको क्लासीफाई करते हैं। तो ये आपके सामने एक स्ट्रेस का ब्रीफ टेबल बना हुआ है। ठीक है, और ये स्ट्रेसेस का अलग अलग टाइप है। तो स्ट्रेस का क्लासिफिकेशंस देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस में हम लोग स्ट्रेस को बेसिकली दो तरीके से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और भी आपको स्पेशल टाइप के स्ट्रेसेस मिलेंगे। ठीक है, लेकिन मेजर वे में हम लोग देखेंगे कि स्ट्रेसेस के कितने टाइप होते हैं, तो वो दो तरीके से इसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं, डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। पहला है अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन। मतलब कहने का ये हुआ कि डायरेक्शन के हिसाब से, मतलब दिशा के हिसाब से आपके स्ट्रेस के कितने टाइप होते हैं। तो डायरेक्शन के हिसाब से आपके स्ट्रेस के जो टाइप्स हैं वो दो हैं। एक है आपका नॉर्मल स्ट्रेस और दूसरा आपका क्या है, शियर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस को बेसिकली हम लोग सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई या सिग्मा जेड से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ये जो है ये है आपका, इसको हम लोग बोलेंगे सिग्मा। इसको बोला जाता है बाबू क्या, सिग्मा, है ना। जिस प्लेन में रहेगा वो प्लेन को इंडिकेट करेगा। प्लेन एक्स में रहेगा तो एक्स में, वाई में रहेगा तो वाई में, जेड में रहेगा तो जेड में। ये एक्सिस को, प्लेन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो नॉर्मल में बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो है ये मेरा डायरेक्शंस को इंडिकेट करेगा कि एक्स डायरेक्शन की तरफ, वाई डायरेक्शन की तरफ और ये जेड डायरेक्शन की तरफ। तो ये सबस्क्रिप्ट कहने का मतलब, एक्स कहने का मतलब यहाँ पे, और वाई कहने का मतलब यहाँ पे, और जेड कहने का मतलब यहाँ पे। आपको क्लियर हुआ। अब इसका जो दूसरा टाइप है, दूसरा है आपका शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो शियर स्ट्रेस क्या होता है, शियर स्ट्रेस को भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे टॉ है। ठीक है, टॉ एक्स वाई, फिर इसको हम लिखेंगे टॉ वाई जेड, और इसको हम लोग लिखेंगे टॉ एक्स जेड। तो टॉ इंडिकेट जो करेगा वो शियर स्ट्रेस को इंडिकेट करेगा। सिग्मा जो इंडिकेट करेगा वो नॉर्मल स्ट्रेस को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो टॉ कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो x, इस x कहने का मतलब तुम्हारा ये प्लेन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, एक जो सबस्क्रिप्ट है वो प्लेन को इंडिकेट करेगा और दूसरा जो सबस्क्रिप्ट है ये आपको डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। ये किसको इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन को। कहने का मतलब आपका x प्लेन में, y डायरेक्शन में। ठीक है, फिर इसका मतलब y प्लेन में, z डायरेक्शन में। फिर इसका कहने का मतलब कि z प्लेन में, x डायरेक्शन में। ठीक है, तो शियर में थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पे। जैसे 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 आपका प्लेन चेंज हो जाएगा वैसे 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 आपका यहाँ पे जो सबस्क्रिप्ट है वो सबस्क्रिप्ट भी, डायरेक्शंस भी आपका क्या होता चला जाएगा, वो चेंज होता चला जाएगा। तो उतना डिटेल में आपको नहीं जानना है, फिर भी मैं आपको ये पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि शियर स्ट्रेस में प्लेन और डायरेक्शंस के हिसाब से कैसे उसको हम लोग चेंज करते हैं। अब ये जो नॉर्मल स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका एक्सियल स्ट्रेस और एक होता है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस कहने का सीधा सा मतलब आपका ये हो गया कि कोई भी स्ट्रेस अगर आपके प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए मैंने आपको बोला था कि कभी भी आप ध्यान दीजिएगा कि कभी भी स्ट्रेस को अगर आपको डिफाइन करना है तो प्लेन और पॉइंट का होना। प्लेन, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए प्लेन, पहला प्लेन और दूसरा आपका पॉइंट, दूसरा आपका पॉइंट। जैसे कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ, तो ये तीनों प्लेन डिफाइन होना जरूरी है। ठीक है, और किस पॉइंट के ऊपर लग रहा है, किस पॉइंट के ऊपर स्ट्रेस लग रहा है, ये भी आपको डिफाइन होना जरूरी है। मान लेते हैं कि एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में हो गया ये। ठीक है, एक्स प्लेन में जेड डायरेक्शन में हो गया ये, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में हो गया ये। तो एट ए टाइम एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तीन स्ट्रेस लग रहा है। एक आप देख लीजिए, एक्स प्लेन में एक्स डायरेक्शन में, वाई एक्स प्लेन में वाई डायरेक्शन में, एक्स प्लेन में जेड डायरेक्शन में। तो हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे आएंगे तो फिर वही होगा, यहाँ पे भी आएंगे तो वही होगा, यहाँ पे भी आएंगे तो वही होगा। तो हर एक पॉइंट पे आपका तीन स्ट्रेस होता है। ठीक है,
तीन स्ट्रेस में दो जो स्ट्रेस होगा वो शियर स्ट्रेस होता है और एक जो स्ट्रेस होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका एक्सियल स्ट्रेस होता है, या इसी का नाम आपका क्या है, डायरेक्ट स्ट्रेस, या हम लोग ये नॉर्मल का टाइप है तो नॉर्मल भी हम लोग इसको बेसिकली बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो हम बताएंगे कि पूरा पूरा डिटेल कैसे होता है। फिर यहाँ पे भी आ जाइए, तो यहाँ पे भी आ जाइएगा तो फिर वाई प्लेन में, बाकी जेड और एक्स डायरेक्शन में, फिर उसी तरीके से जेड प्लेन में एक्स और वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपका एक पॉइंट पे ये दिमाग में रखिएगा कि एक पॉइंट पे हमेशा तीन स्ट्रेस रहेगा हमेशा। तो इसीलिए आपको स्ट्रेस को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए हमको प्लेन और पॉइंट का होना मैंडेटरी है, मस्ट है। ठीक है, कि किस प्लेन में लग रहा है और किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ के बाद हम लोग स्ट्रेस को, मैंने बोला कि एक स्ट्रेस आपका दो टाइप का हो गया, एक हो गया एक्सियल स्ट्रेस और एक हो गया आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो एक्सिस पे जो स्ट्रेस लगेगा किसी भी मेंबर या किसी भी बीम के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगा। मैं कंप्लीट डिटेल में डायग्राम के साथ मैं इसको बताऊंगा। बेंडिंग स्ट्रेस कहने का मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेस बेंडिंग के कारण डेवलप हो। जब कोई स्ट्रेस है, जैसे मान लीजिए कि ये आपका कोई मेंबर है, ठीक है, और ये सपोर्ट पे यहाँ पे मैंने इसको लगा दिया और यहाँ पे मैंने इसको लोड लगा दिया, तो लोड लगने के बाद इसमें इससे बेंडिंग का एक्शन आ जाएगा, तो स्ट्रेस क्या कहलाएगा, बेंडिंग स्ट्रेस कहलाएगा। इसको भी मैं आपको डिटेल में बताऊँगा और ये आपको पढ़ना भी है अलग से, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तो मैं बताऊँगा, और बेंडिंग और डायरेक्ट स्ट्रेस आपको पढ़ना भी है मॉस का चैप्टर में, तो वहाँ पर और डिटेल में हम लोग बात करेंगे। इसका जो टाइप होता है एक्सियल का, ये दो नेचर का होता है, टेंसाइल नेचर का होता है और ये कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो टेंसाइल फोर्स का मतलब आप लोग समझते ही हैं। टेंसाइल फोर्स कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर हम बात करें, टेंसाइल फोर्स कहने का मतलब मेरा ये हो गया कि अगर ये इस तरीके से कोई मेंबर है और इस मेंबर के ऊपर आपने फोर्स को लगाया, ये पी और इसके लेंथ बढ़ जाए और डायमीटर इसका क्या हो जाए, घट जाए, तो मैं ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। और कंप्रेसिव कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगेगा और ये लेंथ इसका घट जाएगा, डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जनरली इसको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करके चलते हैं और इसको हम लोग निगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। तो ये मैं डायग्राम के साथ आपको अलग से बताऊँगा। अभी ये डायग्राम, ये चार्ट को समझिए। फिर उसके बाद ये जो शियर स्ट्रेस है, तो शियर स्ट्रेस का मतलब भी मैंने आपको बताया, शियर लोड। शियर स्ट्रेस का भी मतलब मैंने आपको बताया है कि अगर आपके प्लेन के पैरेलल स्ट्रेस लगता हो, है ना, प्लेन के पैरेलल कहने का मतलब अगर ये दो मेंबर है और ये दो मेंबर अगर आपका कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे P फोर्स लग रहा है और यहाँ पे P फोर्स लग रहा है, तो दोनों मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड है और दोनों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल लग रहा हो, तो वो शियर स्ट्रेस कहलाएगा। और ये शियर स्ट्रेस का दो टाइप होता है, एक आपका डायरेक्ट शियर स्ट्रेस होता है और एक आपका क्या होता है, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस होता है। तो डायरेक्ट क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊँगा। टॉर्सनल भी क्या होता है, टॉर्सन आपको एक अलग से 100 में चैप्टर पढ़ना है, तो डायरेक्ट और टॉर्शन के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट क्या है और टॉर्शन क्या है। ठीक है, अब इसके बाद जो स्ट्रेस है ये दो, एक और इसका टाइप है अकॉर्डिंग टू डायमेंशन। यहाँ पे हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन, और यहाँ पे हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डायमेंशन के हिसाब से, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट के हिसाब से। तो इसका दो टाइप होता है, एक होता है आपका इंजीनियरिंग स्ट्रेस। इसी इंजीनियरिंग स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल स्ट्रेस। ठीक है, मैं बताऊंगा, छोटा सा डेफिनेशन है, मतलब कहने का हुआ कि जिस स्ट्रेस में अगर हम लोग ओरिजिनल डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे, ओरिजिनल डायमेंशन मतलब क्या, ओरिजिनल एरिया, स्ट्रेस रेसिस्टिव फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपका क्या रहेगा, ओरिजिनल होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या उसी का दूसरा नाम आपका क्या है, कन्वेंशनल स्ट्रेस। देखेंगे, बात करेंगे हम लोग उसी तरीके से। कन्वेंशनल स्ट्रेस में ये दूसरा है आपका, ये दूसरा है, ये आपका दूसरा है, ये आपका दूसरा है ट्रू स्ट्रेस। ट्रू स्ट्रेस को ही हम लोग बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेस। तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पे ओरिजिनल डायमेंशंस का बात कर रहे थे, उसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस डायमेंशन का बात करेंगे। ओरिजिनल का नहीं बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब आप लोग समझते हैं, एट रैंडम, ठीक है, जिसको कैसे लिखा जाता है, dy/dx के टर्म में लिखा जाता है ना। तो ये आपका स्ट्रेस का पूरा ब्रीफ चार्ट है। इसके अलावा भी 2, 4, 5 स्ट्रेसेस आपके एक्स्ट्रा आएंगे, तो मैं आपको बताऊंगा। और इस चार्ट को आप लोग अच्छे बच्चे की तरह पहले साफ नोट करेंगे और डायग्राम के हेल्प से हम पूरा आपको कंसीडर कराएंगे कि स्ट्रेसेस कितने तरह के हैं। ये सारा चीज़ आप लोगों ने देखा।
अब हम लोग इसके बाद जो स्टडी करेंगे ये एक्सियल और बेंडिंग का अलग अलग हम लोग जो डायग्राम है, डायग्राम के साथ हम लोग इसका डेफिनेशन स्टडी करेंगे। हम लोग जो नेक्स्ट बात करेंगे स्ट्रेसेस के टाइप पे मैंने बात किया था बाबू। अब स्ट्रेसेस के टाइप पे मैंने बात किया तो उसका क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताया, चार्ट की मदद से मैंने आपको सब समझाया। अब हम लोग जो ब्रीफ बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे कि स्ट्रेसेस जो मेरा है, स्ट्रेसेस का डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। क्लासिफिकेशंस मैंने आपको बताया था, नॉर्मल स्ट्रेस के बारे में बताया, बेंडिंग स्ट्रेस के बारे में बताया, वो चार्ट आपको दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो उसी में से अब हम लोग एक एक करके सारे स्ट्रेसेस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो पहला जो मेरा है नॉर्मल स्ट्रेस है। तो नॉर्मल स्ट्रेस क्या कहता है कि वैसा स्ट्रेस जो किसी भी कॉलम या बीम के एरिया के ऊपर, ठीक है, बीम या कॉलम के एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होता है, तो उस स्ट्रेस को हम लोग बोलते हैं कि वो तुम्हारा क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस है। मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो लोड लगेगा तो उस कॉलम या बीम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, 90 डिग्री पे लोड लगेगा, ठीक है। तो वैसे स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्मल स्ट्रेस बोलेंगे, ठीक है। इस नॉर्मल स्ट्रेस को हम लोग डायरेक्ट स्ट्रेस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली कहीं कहीं बुक में आप लोग देखिएगा नॉर्मल स्ट्रेस भी लिखता है, कहीं कहीं आप लोग देखिएगा डायरेक्ट स्ट्रेस भी लिखता है। तो नॉर्मल और डायरेक्ट कहने का मतलब आपका सिमिलर है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का दो टाइप है, पहला है आपका एक्सियल स्ट्रेस और दूसरा है आपका बेंडिंग स्ट्रेस। तो नॉर्मल स्ट्रेस का मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखा, स्ट्रेस इज काउज्ड बाय फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया इन विच दे एक्ट आर कॉल्ड क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। मतलब कि एरिया के ऊपर वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, वो नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या, डायरेक्ट स्ट्रेस भी हम लोग इसको बोलते हैं। अब पहला जो इसका टाइप है, इस पहले टाइप में आपका आता है एक्सियल स्ट्रेस। तो एक्सियल स्ट्रेस को थोड़ा हम लोग समझते हैं। एक्सियल स्ट्रेस क्या कहता है कि वैसा स्ट्रेस जो किसी भी कॉलम या बीम के एक्सिस के ऊपर अगर फोर्स लगेगा, एक्सिस के ऊपर अगर फोर्स लगेगा, तो उस एक्सियल फोर्स के कारण जो उस कॉलम में या बीम में जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उस स्ट्रेस को हम लोग बोलेंगे वो क्या होगा, आपका एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगा। जैसे बात को समझिए, यहाँ पे मैंने लिखा कि एक्सियल स्ट्रेस डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया दैट एक्ट इन लेंथवाइज डायरेक्शन। बात को समझिए, ये एक आपका मेंबर है, को बीम है, ये आपका बेसिकली कोई बार है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसका एक्सिस है, और ये एक्सिस और ये आपका क्या है, ये पूरा का पूरा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। ये क्रॉस सेक्शन है। इस एक्सिस के ऊपर ये फोर्स P और ये फोर्स P आपका लग रहा है, ठीक है। तो ये फोर्स P इधर से लगा और ये फोर्स P इधर से लगा, और ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है। तो जब ये टेंसाइल नेचर का फोर्स है और ये दोनों का दोनों फोर्स इस एक्सिस के ऊपर लग रहा है, या ये दोनों का दोनों फोर्स ये लेंथवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, ये इसके लेंथ के अकॉर्डिंग लग रहा है, ठीक है। और ये जो P है इस सरफेस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर कहने का मतलब आपका नॉर्मल की कैटेगरी में आ गया, और ये एक्सिस के ऊपर लग रहा है। सो दैट्स वाई इस स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सियल स्ट्रेस बोलेंगे। ये यहाँ पे भी लग सकता है, ये P आपका यहाँ पे भी हो सकता है ना, ये P यहाँ के बदले यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन ये एक्सिस के ऊपर नहीं है, एक्सिस से ऊपर नीचे है। तो एक्सिस से ऊपर नीचे हो जाएगा तो एसेंट्रिक हो जाएगा। वो मैंने बोला है कि एसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, एसेंट्रिक कहने का मतलब अवे फ्रॉम द एक्सिस। लेकिन ये क्या है, ये जो P है, जैसे इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे समझें, देखिए ये आपका ये है और ये आपका ये एक्सिस है। तो ये अब ये जो P है ना, ये P एक्सिस के ऊपर नहीं लग रहा है, P एक्सिस से ऊपर नीचे लग रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी को हम लोग एसेंट्रिसिटी बोलते हैं। लेकिन ये एक्सियल नहीं है, लेकिन ये जो है ये P जो है इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर आपका क्या है, इस क्रॉस सेक्शन के ऊपर ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल तो होगा ही, लेकिन यही स्ट्रेस अगर ये P जो है, यही लोड अगर ये P इस एक्सिस के ऊपर लग जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एक्सियल स्ट्रेस कहलाएगा, ठीक है। अब इस एक्सियल स्ट्रेस को हम लोग इंडिकेट करते हैं, कहीं कहीं किताब में लिखता है सिग्मा ए से इंडिकेट करता है, और कहीं कहीं किताब में इसको सिग्मा एल से इंडिकेट करता है। तो ये हम लोग इसको सिग्मा ए या सिग्मा एल दोनों से इंडिकेट कर सकते हैं। अब मेरा दूसरा जो है बेंडिंग स्ट्रेस है। तो बेंडिंग स्ट्रेस को कैसे डिफाइन करेंगे, तो
वैसा स्ट्रेस जो किसी कॉलम में या बीम में बेंडिंग लोड के कारण डेवलप हो। बेंडिंग लोड कहने का मतलब कि अगर वैसा लोड लग रहा है जो क्या कर रहा है, उस कॉलम को या बीम को बेंड कर रहा है, ठीक है। और उस बेंडिंग एक्शन के कारण, उस बेंडिंग लोड के कारण जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस कॉलम में या बीम में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेंडिंग स्ट्रेस बोलेंगे। जैसे सिंपल सी बात है कि ये अगर आपका एक कोई बीम है, ठीक है, इसके ऊपर आपने ऐसे लोड लगाया, तो लोड लगाने के बाद ये बीम कम मुड़ने का टेंडेंसी इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से ऐसे मुड़ेगा, ठीक है। तो ये लोड, इसी लोड के कारण ये क्या हुआ, ये बेंड किया। तो इस बेंडिंग लोड के कारण इस बीम में जो स्ट्रेस डेवलप हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, हम उसको बोलेंगे बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। और ये बेंडिंग स्ट्रेस को बेसिकली सिग्मा बी से इंडिकेट किया जाता है ना। और यहाँ पे जो है इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग फ्लेक्जरल फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्लेक्जरल फार्मूला ये पढ़ाऊँगा मैं, स्ट्रेसेस इन बीम में आपको इसी मॉस के चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है, जिसको बेसिकली लिखा जाता है M/I बराबर सिग्मा B/Y बराबर E/R, है ना। M कहने का मतलब हुआ आपका बेंडिंग मोमेंट, I कहने का मतलब हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा B कहने का मतलब आपका हो गया बेंडिंग स्ट्रेस, और Y कहने का मतलब हुआ डिस्टेंस एट विच बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम। मतलब कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा और जो एक्सिस होगा उन दोनों की बीच की दूरी को हम लोग कैसे इंडिकेट करेंगे, Y से इंडिकेट करेंगे, ठीक है। और E कहने का मतलब हुआ आपका यंग्स मॉडुलस, और R कहने का मतलब हुआ आपका क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो ये कैसे डेवलप होगा, तो इस कैसे डेवलप होगा थोड़ा इस बात को आप समझिए, ठीक है। अगर डायग्राम के मदद से हम आए तो देखा जाए, ये है इस तरीके से, ठीक है, ये आपका कुछ इस तरीके से है, ये कुछ इस तरीके से है, और यहाँ एक सपोर्ट मैंने लगा दिया और यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट लगा दिया, और ये लोड आपका क्या लग रहा है, W लोड लग रहा है, ठीक है। तो W लोड लग रहा है तो इसका बेंडिंग एक्शन कैसे होगा, ये ऐसे होगा, ठीक है। और ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये ऐसे बेंड करेगा। और इसी में अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से आपके सामने बीम है, ठीक है, और ये बीम और ये एक एंड को मैंने क्या कर दिया, ये फिक्स कर दिया, और यहाँ पे हम लोड लगा रहे हैं W। तो इसका जो बेंडिंग एक्शन कैसे होगा, ये कुछ इस तरीके से बेंड करेगा, ठीक है। तो ये कहलाएगा आपका क्या, ये आपको कहलाता है बेंडिंग स्ट्रेस। और इस बेंडिंग स्ट्रेस को डेवलप करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्जरल फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब हम लोग जो देखेंगे एक्सियल और बेंडिंग हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब हम लोग नेचर देखेंगे उसका, कि कैसे किस किस नेचर से उसमें फोर्स लगता है एक्सियल में, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे लिखा होगा बाबू, एक्सियल वाले में लिखा होगा टेंसाइल स्ट्रेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। तो टेंसाइल क्या है, कंप्रेसिव क्या है, तो ऑलरेडी ये वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि टेंसाइल कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी मेंबर है या कोई भी बीम है, या सिंपल आप मान लीजिए कोई बार है, अगर उस बार के ऊपर आप टेंसाइल मतलब वैसा फोर्स लगाए जिसके कारण उसका लेंथ बढ़ जाए, है ना, तो वो टेंसाइल होगा। कंप्रेसिव कहने का मतलब वैसा लोड हुआ जिसके कारण उसका लेंथ क्या हो जाए, घट जाए, तो कंप्रेसिव होगा। पूरा डिटेल में हम लोग इसको समझते हैं, पूरा डिटेल यहाँ पे आपका क्या है, ठीक है। यहाँ पे कहता है पुल टाइप ऑफ लोडिंग द स्ट्रेस डेवलप इन ए मेंबर या मटेरियल इज कॉल्ड क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। जैसे यहाँ पे देखो, ये एक P यहाँ से फोर्स लग रहा है, P यहाँ से लग रहा है, पुल टाइप मतलब इसको पकड़ के खींच रहे हैं, खिंचाव के कारण ऐसे पकड़ के इसको खींचा हमने, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको खींचिएगा तो इसका जो लेंथ है, अगर हम इसके लेंथ का बात करें तो ये अगर यहाँ से हम इसको कंसीडर करके चले तो ये जो लेंथ बनेगा, ये लेंथ इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर ये इसी डायग्राम में मैं इसमें थोड़ा सा ऐसे इसमें खींच दूँ तो आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड ये लेंथ आपको ये मिलेगा, है ना, लेंथ यही मिलेगा। तो ये लेंथ अब आपका क्या रहेगा, ये इंक्रीज लेंथ हो जाएगा, जिसको हम LF से लिखते हैं, और ये पहले का लेंथ है जिसको हम LI से लिखेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो, अगर इसके डायमीटर का बात करें तो लोड लगने के पहले जो इसका डायमीटर था वो DI था, और जैसे ही लोड इस पर लग गया, है ना, तो इसका ये डायमीटर हो गया और ये क्या हो गया, DF हो गया। डायग्राम आप लोग अच्छे से बनाएंगे, है ना।
तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली कि जब हम लोग टेंसाइल में जाएंगे तो अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे, लेंथ की, तो लेंथ जो होगा इसका ये बढ़ जाएगा, और डायमीटर जो होगा इसका, ठीक है, डायमीटर जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। बढ़ जाएगा मतलब ये हो गया पॉजिटिव, और घट गया मतलब ये हो गया क्या, नेगेटिव। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर वाला पोर्शन है और ये जो लेंथ वाला पोर्शन है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल, और ये जो डायमीटर वाला पोर्शन है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लैटरल। इसको ऊपर वाले को बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल, है ना, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, और ये जो डायमीटर वाला है इसको हम लोग बोलेंगे क्या, लैटरल, है ना। जैसे सिंपल सा बात को आप समझिए, जैसे इसको पकड़, ये कोई बीम है मेरा या मेंबर है, इसको इधर से और इसको इधर से पकड़ के खींचो, तो खींचेगा तो ये लेंथ बढ़ जाएगा, तो लेंथ बढ़ेगा तो ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल, और ये डायमीटर इसका घटना शुरू होगा, तो डायमीटर होगा तो ये क्या हो गया, लैटरल। और लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल हमेशा एक दूसरे पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे, लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल हमेशा एक दूसरे पे क्या रहता है, परपेंडिकुलर। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हो गया कि लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल में किस तरह का रिलेशन है, तो लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो बेसिकली जब हम लोग कंसीडर करके चलते हैं तो इस तरह के होल स्ट्रेस को, जो टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस होता है, अगर कहीं टेंसाइल नेचर का स्ट्रेस आ जाएगा तो उसको बाबू हम लोग बेसिकली पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव मैंने आपको क्लियर किया कि ये बढ़ रहा है, ये घट रहा है, तो ये बढ़ गया तो पॉजिटिव, ये घट गया तो नेगेटिव। लेकिन टेंसाइल टाइप के स्ट्रेस को पॉजिटिव स्ट्रेस, पॉजिटिव नेचर में इसको कंसीडर करके चलते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए कहीं भी अगर मान लीजिए कि टेंसाइल स्ट्रेस आया, मान लीजिए कि 50 न्यूटन पर टेंसाइल स्ट्रेस आ रहा है, अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा तो ये बेसिकली आपको पॉजिटिव में लिखना होगा, है ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, न्यूटन पर mm²। अब यहाँ पे देख लो, कंप्रेसिव टाइप का स्ट्रेस में आते हैं, तो कंप्रेसिव टाइप का स्ट्रेस क्या बोलता है कि जो पुश टाइप ऑफ लोडिंग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये मेरा कोई बीम है या मान लीजिए कोई बार है, इसमें मैंने फोर्स कुछ इस तरीके से लगाया, ठीक है, ये फोर्स आपका कुछ इस तरीके से लग रहा है कि इसको पकड़ के कंप्रेस कर रहा है। तो कंप्रेस जब इसको करेगा ये, तो आफ्टर कंप्रेसिंग करने के बाद जो इसका जो लेंथ होगा दोस्त, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो लेंथ जो होगा वो घटना शुरू कर देगा, तो कुछ इस तरीके से आना शुरू हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ ये LF है ना, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान लीजिए कि आपका DF है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपका क्या हो गया, ये DI हो गया, है ना। तो अब इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें जो लेंथ है, लेंथ आपका वो घट गया, सो दैट्स वाई ये नेगेटिव होगा, और ये डायमीटर आपका जो है वो बढ़ गया, है ना, दैट्स वाई ये पॉजिटिव हो गया। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये एकदम दिमाग में रखो, ये नेगेटिव पॉजिटिव आप याद रखिएगा। जब हम एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे इन सबों से रिलेटेड, तो मैं डायरेक्टली नेगेटिव पॉजिटिव लिख दूंगा, जहां घटेगा वो नेगेटिव, जो बढ़ेगा वो पॉजिटिव। तो वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये नेगेटिव पॉजिटिव कहां से आ गया। ये इसलिए ये फंडा आप यहां से क्लियर कर लीजिए कि लेंथ कंप्रेसिव नेचर का होगा तो लेंथ जो हो जाएगा वो घट जाएगा, और जो डायमीटर होगा जब वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेंसाइल नेचर का जब ये होगा तो टेंसाइल नेचर वाले में जो लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, और डायमीटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। ठीक है, तो अब बेसिकली जो क्या होता है इसमें कि जो इसमें होल स्ट्रेस को कंसीडर करके हम लोग चलते हैं, वो होल स्ट्रेस को हम लोग क्या कंसीडर करके चलते हैं, उस स्ट्रेस को हम लोग नेगेटिव कंसीडर करके चलते हैं। तो अगर इसी टाइप का स्ट्रेस अगर आपको मिल गया कि स्ट्रेस मान लीजिए कि आपका -50 में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, न्यूटन पर मीटर mm², है ना, तो यहाँ से नेगेटिव साइन हटा के यहाँ पे हम यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे कॉम्प्रेसिव। तो कॉम्प्रेसिव कहने का सीधा सा मतलब ये हो गया आपका कि वो क्या रहेगा, वो आपका नेगेटिव में होगा, है ना, और पॉजिटिव में आएगा तो वो क्या होगा, टेंसाइल होगा। ये दो नेचर होता है स्ट्रेस का, ये अलग अलग, मतलब नेचर कहने का मतलब लोडिंग हो गया कि एक आपका पुश टाइप का भी लोडिंग डाल सकते हैं, कि एक आपका पुल टाइप का भी लोडिंग डाल सकते हैं। तो पुश टाइप में आपका टेंसाइल हो जाएगा, और पुल टाइप में पुश टाइप में आपका कंप्रेसिव हो जाएगा, और पुल टाइप में आपका क्या हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।